हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती में। मैं सनी देवल आप सभी के लिए आज इडियम्स एंड फ्रेज का जो एसएससी बहुत बार पूछता है, यानी कि जो आज हम इडियम्स एंड फ्रेज करेंगे इस समझिए मलाई है, यानी इस संभवतः आने वाला जितना एग्जाम है उनमें पूछेगा ही पूछेगा। जितना इडियम अगर देख लेते हैं तो आपके एग्जाम में जरूर टकराएगा, इस बात का हम गारंटी लेते हैं। अगर नहीं टकराया तब तुम कहना कि हाँ सर गलती पढ़ा दिए। जो इडियम्स एंड फ्रेज करा रहे हैं वो टकराएगा ही टकराएगा। बाकी आज जो कल का एग्जाम हुआ था 13 तारीख को, उसका डिस्कशन का हम एक और वीडियो बनाए हैं तो उसको अलग से अपलोड करेंगे। फिलहाल आप लोग इडियम्स एंड फ्रेज को बढ़िया से पढ़िए। आपके स्क्रीन पर इस साइड इडियम्स एंड फ्रेज आएगा और हम उसका डिस्कशन बहुत आसानी से करेंगे। तो चलिए बिना कोई विलंब किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आ गया होगा। इडियम्स एंड फ्रेज का पहले 10 क्वेश्चन लाए हैं, फिर अगला 10, फिर उसी तरीका से सीरीज बढ़ता चला जाएगा। तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है अ रेड लेटर डे। अब याद रखिएगा, इडियम्स एंड फ्रेज का कभी हिंदी नहीं करना होता है, उसका अर्थ निकालना होता है। अगर अर्थ रिलेट कर लिए तो इडियम एंड फ्रेज में कभी कोई परेशानी नहीं होता है। तो पहला समझने का प्रयास करिएगा, ए रेड लेटर डे। अब बताओ, रेड लेटर डे दिन कभी लाल नहीं होता है, मगर अगर कभी लाल वाला दिन आ गया तो कैसा दिन होगा? तो कहिएगा सर बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होगा। यानी ए रेड लेटर डे का जो मीनिंग निकलता है वो महत्वपूर्ण शब्द से निकलता है। लाल वाला दिन जनरली ना कहते हैं बड़ा लाल लाल हो गया, यानी खून बह जाता है। ध्यान रखिएगा, ए रेड लेटर डे यानी खूनी वाला दिन, और खून वाला दिन आपका बहुत महत्वपूर्ण होता है। किसी का खून हो जाता है, जैसे जलियांवाला बाग आपको पता होगा, बहुत सारा नरसंहार हो गया था, तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था इतिहास के दृष्टि में, तो उसको कहेंगे ए रेड लेटर डे। जैसे 15 अगस्त 26 जनवरी को आप रेड लेटर डे के रूप में डिस्कस करते हैं, तो उसी तरीका से अगला क्वेश्चन, अगला इडियम्स एंड फ्रेज है फेस द म्यूजिक। अब कहता है फेस द म्यूजिक, इसका मतलब अब जैसा आप किए हैं वैसा म्यूजिक सुनिए। कोई मर जाता है तो उसके लिए निर्गुण बजा देता है, शादी होता है तो शादी वाला, विदाई होता है तो विदाई वाला। यानी आप जैसा किए हैं वैसा भुगतना पड़ेगा इस जीवन में, यही दुनिया का रीत है। और जैसा आप सुने वैसने गाना सुनिएगा, इसका मतलब होता है बी पनिश्ड। यानी आप जीवन में जैसा किए हैं उसके लिए दंडित किया जाएगा। अगर इसका ऑप्शन कभी बनाना हो तो बी पनिश्ड के सेंस में बनाते हैं, या कभी कभी इसका ऑप्शन रहता है गेट रिप्रीमेंड या रिप्रीमेंडेड भी रह सकता है, तो इसी का वर्ब 3 बना देता है। इसका मतलब होता है सजा को भुगतना, जैसा आप किए हैं उसको भुगतने के सेंस में कहते हैं फेस द म्यूजिक। ये भी समझ में आ गया होगा। हिंदी कभी नहीं निकालिएगा फेस द म्यूजिक, उसका अर्थ समझने का प्रयास कीजिएगा। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है अ स्टोन्स थ्रो अवे। इसका मतलब, अब ध्यान दीजिएगा, ये आपका 1 था, ये आपका 2 था, अब 3 का डिस्कस करते हैं। अगर आप कोई पत्थर को फेंकिएगा तो वो बहुत दूर जाएगा कि कम दूर जाएगा? तो आप कहिएगा सर अगर कोई भी पत्थर अपने ताकत से हम फेंकेंगे तो 100 मीटर, 2 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर तक जाएगा, बहुत दूर नहीं जाएगा। तो यहां समझना ही था, अगर कोई पत्थर को कोई भी व्यक्ति फेंकता है तो ज्यादा दूर नहीं जाता है, इसका मतलब होता है शॉर्ट डिस्टेंस। अब पत्थर को कभी आप फेंके भी होंगे तो बहुत दूर तक नहीं जाएगा, छोटा दूर तक जाएगा, या एट अ शॉर्ट डिस्टेंस भी कर सकते हैं। आपका ऑप्शन इसी प्रकार से रहेगा, एट अ शॉर्ट डिस्टेंस में रहेगा। अगला इडियम लिखा हुआ है एट द 11th आवर। अब देखिएगा, रात के जैसे ही 11 बजता है और बाद 12 बजता है तो इसका मतलब क्या हो जाता है? दिन बदल जाता है। यानी 11 जो बज रहा है वो आपका अंतिम समय होता है, क्योंकि 12 बजा दीजिएगा तो वो तो अगला दिन में चल जाएगा। यानी 11 बजा और बाद दिन खत्म होने वाला होता है। तो इसका मतलब होता है 11 एट द 11th आवर का मतलब होता है अंतिम क्षण में, या एट अ लास्ट मोमेंट कह सकते हैं। एकदम अंतिम क्षण के सेंस में आप कहते हैं एट द लास्ट मोमेंट या एट अ लास्ट मोमेंट, अंतिम क्षण में। इसका हिंदी भी हम लिख देते हैं अंतिम क्षण में। जब कभी भी आपका ऑप्शन में अगर रहे एट द वेरी लास्ट मोमेंट, वो भी सही है, अंतिम क्षण में, यानी 11 बज रहा है तो वो अंतिम क्षण होगा। अगला फ्रेज लिखा हुआ है ए स्नैक इन द ग्रास, यानी कि
घास में सांप छुपा हुआ है, तब बताइए सांप आपका दुश्मन है कि नहीं? अगर घास में छुपा हुआ है तब तो वेरी दुश्मन है। मगर कैसा दुश्मन है? तो दुश्मन है तुम्हारा छुपा हुआ दुश्मन रहता है। इसका मतलब होता है अ हिडन इनेमी, यानी छुपा हुआ दुश्मन को लिए प्रयोग करते हैं स्नैक इन द ग्रास, यानी घास में सांप। सांप में घास नहीं, घास में सांप। जब आप रास्ते से चल रहे होते हैं, घास में से एकाएक सांप निकल जाता है तो वो छुपा हुआ है, आप उसे देख नहीं पाते हैं, मगर फिर भी वो आपके लिए दुश्मनी का कारण बन सकता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला इडियम लिखा हुआ है स्पिल द बीन्स। इसका मतलब समझने का प्रयास करिएगा, आखिर स्पिल द बीन्स का मतलब क्या होता है। तो मान के चलिए कोई बिया का दाना को उखाड़ देते हैं, देखते हैं कि उसके अंदर क्या है, तो यहां पर होता है रिवेल द ट्रूथ, यानी आप सच्चाई का पता लगाने के लिए स्पिल करते हैं। कोई भी चीज को, बिया को क्यों खोलते हैं? ताकि हमको सच्चाई का पता चल जाए, इसीलिए सब बनता है स्पिल द बीन्स। तो इडियम्स याद रखना है, बहुत बार पूछता है स्पिल द बीन्स। अगला लिखा हुआ है वो बरी द हैचेट। बरी द हैचेट का मतलब होता है, सबसे पहले जानिएगा हैचेट। तो हैचेट का मतलब होता है कुल्हाड़ी, और बरी का मतलब होता है दफना देना। तो कुल्हाड़ी को कब दफनाइएगा? जब आप लड़ना पसंद नहीं करिएगा। अगर लड़ना है तो तुरंत कुल्हाड़ी उठा के मार दीजिएगा, मगर कुल्हाड़ी को दफन कर दिए, इसका मतलब आप दुश्मनी भुला गए। यहां पर होता है मेक पीस भी कह सकते हैं, यानी शांति के लिए, या नो इनिमिटी भी कर सकते हैं, कोई शत्रुता नहीं, एकदम आप दुश्मनी भूल कर शांति चाहते हैं, तो इसके लिए सबका प्रयोग होता है बरी द हैचेट। ये भी बहुत आसानी से क्लियर हो गया होगा। अगला देखते हैं। अगला लिखा हुआ है बाय फिट्स एंड स्टार्स। देखिए बाय फिट्स एंड स्टार। अब बताइएगा, क्या कभी कोई भी स्टार, कोई भी दुनिया का स्टार है तो वो आपका फिक्स होता है कभी एक जगह पर? तो कहिएगा सर स्टार कभी भी एक जगह पर फिट नहीं बैठता है, उसका वो पैटर्न नहीं होता है। तो इसका मतलब होता है इर्रेगुलर है, इर्रेगुलर होता है, यानी इर्रेगुलर, उसका कोई वो फिक्स पैटर्न नहीं होता है, वो कोई फिक्स पैटर्न पर बैठ नहीं पाता है, इसीलिए शब्द बनता है इर्रेगुलरली। अगला इडियम लिखा हुआ है ऐड फ्यूल टू फायर। इसका मतलब होता है, देखिएगा, जब कोई चीज जल रहा है, कोई चीज जल रहा है, उस पर आप डाल दिए तेल तो और भभकने लगता है और जलने लगता है। तो इसका मतलब होता है जले पर नमक छिड़कना, जले पर नमक छिड़कना, यानी कि जब कोई चीज जल रहा है उस पर अगर पेट्रोल यानी कि फ्यूल डाल दिए तो और जलने लगता है। तो जले पर नमक छिड़कना, या कहते हैं मेक, या और भी कर सकते हैं मेक थिंग वर्सन, वर्सन, और भी उस चीज को खराब करने के सेंस में प्रयोग करते हैं ऐड फ्यूल टू फायर, यानी जले पर नमक छिड़कना और उसको खराब कर दिए, बद से बदतर बना दिए, उसी को कहते हैं। अगला क्वेश्चन यानी अगला इडियम नजर आ रहा होगा ए व्हाइट एलिफेंट। अब अगर हम पूछे बहुओं कि व्हाइट एलिफेंट, व्हाइट एलिफेंट यानी उजला घोड़ा या उजला हाथी को रखना बहुत महंगा वाला काम है कि सस्ता? अभी के जमाना में तो अपना पेट नहीं पाल रहा है, हाथी का पेट पाल रहे हैं, अहो उजला हाथी का। तो ये अभी के जमाना में संभव नहीं है। एक कॉस्टली थिंग कर सकते हैं, एक कॉस्टली बट यूजलेस, यूजलेस थिंग, यानी वो यूजलेस है, उसका कोई यूज नहीं है, झूठ मूठ के आप रखे हुए हैं। ए व्हाइट एलिफेंट तो कॉस्टली के सेंस में आता है। तो ये भी इडियम पूरे तरीके से क्लियर हो गया। तो देखिए बबू अगला इडियम्स का जो सेट आया है 10 गो सेट, उसको देखते हैं और उसको समझते हैं बहुत ही आसानी से। लिखा हुआ है पहला यानी 11 नंबर ग्रीस द पाम। जब आप काम कराने जाते हैं तो कहता है कुछ दक्षिणा दीजिए ना सर, हाथ को रगड़ता है कुछ हो जाए, यानी कि ग्रीस द पाम का मतलब होता है घूस लेना के सेंस में होता है। टू टेक ब्राइब होता है, टू टेक ब्राइब, यानी जब किसी से आप घूस वगैरह लेते हैं तो उसके सेंस में कहते हैं कि पैसा लेना, ग्रीस
खुजली होता है ना, कहता है हाथ के कर्मचारी, ये स्टाफ के नहीं, डीएम के हाथ के कर्मचारी माने हाथ के गर्मी खुजली हो गया है। तो जब हाथ के खुजली के बात करेगा तो अगर माल चाहिए, पैसा चाहिए, अब पैसा जब तक नहीं दीजिएगा कोनो विभाग में काम नहीं होता है। तो ग्रीस द पाम यानी कि घूस लेना के सेंस में कहते हैं। अगला लिखा हुआ है एन एक्स टू ग्रिंड, इसका मतलब समझिएगा एन एक्स टू ग्रिंड। अब एक बात समझो, एक्स का मतलब होता है कुल्हार या ग्राइंड का मतलब होता है चलाना या पीसना, बस इसी से समझ जाओ। एक्स का मतलब होता है वो कुल्हारी, ग्राइंड का मतलब होता है पीसना या चलाना। ऐसे ग्राइंडर भी तो जानबे करता है पीसना या चलाना। अब बताओ, बिना स्वार्थ के कोई आपका कुल्हाड़ी चलाएगा? जब तक आप उसको मजदूरी नहीं दीजिएगा, पैसा नहीं दीजिएगा, तो वो आपका कुल्हाड़ी नहीं चलाएगा। तो वो में स्वार्थ है। अब बिना स्वार्थ के अब दुनिया में कोई काम नहीं होता है बहू, ये बात याद रखना। जमाना खराब हो गया है तो कोई ना कोई इसमें स्वार्थ है। तो इसमें समझ सकते हैं सेल्फ इंटरेस्ट, यानी अगर कोई आपका बदला कुल्हाड़ी चला रहा है तो उसको उसमें बेनिफिट है तभी वो चला रहा है। अगर बेनिफिट नहीं होता तो वो आपका नहीं चलाता। ये बात को ध्यान रखिएगा, बेनिफिट है तब ये चल रहा है, और बेनिफिट न रहता तो नहीं चलता। ये बात ध्यान रखिएगा। अगला देखिएगा क्या लिखा हुआ है। अगला लिखा हुआ है क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क। मान के चलिए क्राई स्प्लिट मिल्क, स्प्लिट मिल्क का मतलब हो गया कि जो चीज गिर गया हो, जो चीज खत्म हो गया हो। तो बताइए, अगर दूध गिर गया, फट गया, गर्म कर रहे हैं, कहानी खत्म है उसका, तो रोने से कोई फायदा है? तो कहिएगा सर अब तक काम हो गया, अब रोने से क्या फायदा है? तो इसका मतलब यही होता है जो बीत गया सो बीत गया, अब रोने से कोई फायदा नहीं होता है। जो घटित हो गया होगा उस पर रोना बेवजह होता है। तो आप अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं, यूजलेस वर्क कर रहे हैं, बिना मतलब का मतलब बात कर रहे हैं। तो इसी के सेंस में आता है क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क, यानी कि जो दूध फट गया, दूध खत्म हो गया, उसके लिए काहे रोना? तो इसका जवाब लिखने का जरूरी नहीं, आप खुद जान जाइएगा कि क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क, अगर दूध खत्म हो गया तो उस पर रोना बेवजह है, बेमतलब है, तो रोने से कोई फायदा नहीं है। अगला को देखो क्या लिखा हुआ है। अगला लिखा हुआ है बाइट द डस्ट। ये तो बहुत आसान शब्द है, 13 हो ही गया, 14 को समझते हैं। बाइट द डस्ट लिखा हुआ है, ये बहुत आसान है। बताओ, धूल को चबाना, न कहता दुश्मन को धूल चटा दिए हैं, तो ये चटा, बाइट का मतलब होता है काटना, और ये बाइट धूल, तब धूल के काटेगा कैसे? धूल को चटाएगा। तो यही होता है धूल चटाना, या किसी को हरा देना। टू डिफीट के भी सेंस में आता है, किसी को आप हरा देते हैं तो उसके लिए आता है टू डिफीट, यानी बाइट द डस्ट, उसको हरा दिए हैं, मिट्टी में मिला दिए हैं, पराजित कर दिए हैं, उसको किसी चीज में हरा दिए हैं, तो उसी के लिए प्रयोग होता है बाइट द डस्ट। तो देखिए बबू, अगला लिखा हुआ है एज फिट एज अ फिडल। इसका मतलब होता है, सबसे पहले जानो फिट, और फिडल का मतलब याद रखिएगा। फिडल का मतलब होता है गिटार, या गिटार कहते हैं। गिटार जो होता है ना, विदेशी सब चलाता है, उसको कहते हैं गिटार। अब बताओ, गिटार अगर फिट नहीं रहेगा, खराब रहेगा, तो बजेगा तो कहेगा नहीं सर पे 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 आवाज आएगा। मगर जैसे ही वो ठीक है, अगर ठीक है तो बढ़िया से बजेगा। तो ठीक का मतलब क्या? वो फिट है, स्ट्रॉन्ग है, हेल्दी है। तो फिट का मतलब हो जाता है एज फिट एज अ फिडल का मतलब हो जाता है टू बी हेल्दी। जब तक आप स्वस्थ नहीं है, कोई भी चीज अगर स्वस्थ नहीं है तो ढंग से काम नहीं करेगा। मनुष्य का भी वही काम करने का फंक्शन होता है। अगर हम काम ठीक से इसको डोज नहीं मिलेगा तो ये काम करना बंद कर दीजिएगा, ये ढंग से काम नहीं करेगा। ये बात ध्यान रखिएगा। अगला लिखा हुआ है वो मेडन स्पीच। मेडन स्पीच का मतलब समझो होता क्या है। जिस भी शब्द में तुमको नजर आए ना वो मेडन, ओकर मतलब याद रखना, ओकर मतलब होता है फर्स्ट, यानी कि पहला। मेडन के मतलब होता है फर्स्ट। तो मेडन स्पीच तो पहला स्पीच, मेडन सेंचुरी पहला सेंचुरी, मेडन बॉल तो पहला बॉल, मेडन ओवर तो मेडन ओवर मतलब पूरा ब्लैंक, पहला मेडन कर दिया है शून्य वाला। तो मेडन का मतलब याद रखिएगा फर्स्ट होता है। मेडन एग्जाम, अगर कोई कहते हम आज मेडन एग्जाम दिए हैं तो एक मतलब एग्जाम में जीरो नहीं, ओकर पहला एग्जाम है। और मेडन का मतलब ही होता है पहला। अगला देखते हैं, अगला लिखा हुआ है टू मिस द बोट।
अब मान के चलो बोट के मिस कर दिया तो जाने का रास्ता तो और है कि बंद हो गया, तो कहेगा सर बोटे मिस हो गया, तो अब जाएंगे कैसे। तो बोट मिस का मतलब होता है टू लॉस अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी जो आपको पाने का जो समय था उसको आप गवा दिए हैं, खत्म हो गया, अब मिलने वाला नहीं है, इसीलिए प्रयोग करते हैं टू लॉस अपॉर्चुनिटी, यानी टू मिस द बोट। अब मिस कर दिए इसका मतलब अब मिलने वाला नहीं है, ये बात ध्यान रखना, ये भी क्लियर हो गया होगा। अगला लिखा हुआ है स्टैंड बाय। देखो स्टैंड बाय ये बहुत वगैरह मूवी में हो भी, फिल्म वगैरह होता है। जब पुलिस इनकाउंटर करने जाता है तो कहता है हमको पुलिस स्टैंड बाय पर चाहिए। स्टैंड बाय कहने का मतलब उसको और सपोर्ट के रूप में चाहिए, तो ये को याद कर लेना। स्टैंड बाय का मतलब होता है सपोर्ट के लिए होता है, किसी को आप सपोर्ट करने के लिए बुलाते हैं तो कहते हैं स्टैंड बाय पर आया है, यानी कि उसको सपोर्ट के रूप में रख ले रहते हैं। अगला लिखा हुआ है किक द बकेट। अगला लिखा हुआ है किक द बकेट। अब बाल्टी में अगर आप लात मारते हैं, अगला लिखा हुआ है किक द बकेट। अगर आप बाल्टी में लात मारते हैं तो आप बचिएगा कि नहीं बचिएगा, कहिएगा सर बच जाएंगे। तेरे बहू प्लास्टिक वाला बाल्टी में मारेगा तो बच जाएगा, मगर लोहा वाला में मुड़ी मार के देखना तो क्या होगा, तो कहिएगा सर जी इस जन्म में तो नहीं, हम अगले जन्म में मिलेंगे। यानी किक द बकेट का मतलब होता है मर जाना, टू डाई के सेंस में आता है, तो किक द बकेट का मतलब होता है मर जाना। ये बात एकदम ध्यान में याद रख लेना। उम्मीद है दोस्तों यहाँ तक सारा कहानी समझ में आ गया होगा। आखिर हम समझाना क्या चाहते हैं आप लोग को, ई इडियम्स एंड फ्रेज को हल्का में मत लीजिएगा कि सर 20 को कराए हैं तो खराब है। ई इडियम्स एंड फ्रेज आपके एग्जाम में, और हमको पता है 20 को का 20 अभी से लेकर एग्जाम तक पूछ ही देगा किसी भी शिफ्ट में, तो आप एक बार इसको पढ़ के जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी जो क्वेश्चन का सेट चल रहा था यानी शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3 डे बाय डे का डिस्कशन, तो वो भी हम कंटिन्यू ही रखेंगे, उसका भी वीडियो आते रहेगा, तो टेंशन आप लोग को नहीं लेना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक इस चैनल के साथ आप बने रहिएगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। हैव अ नाइस डे। धन्यवाद।